हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज है 10 जून 2020 और आज की वीडियो में हम 9 और 10 दोनों दिन के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा किस योजना को अब तक का उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया है, और ये योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम। ये ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। भारत सरकार ने 2020-21 का जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है उसमें मनरेगा कार्यक्रम में अब तक के, यानी जब से योजना शुरू हुई है अब तक का सबसे ज्यादा रुपए आवंटित किए हैं। 1,01,500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। ये लॉन्च के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आवंटित धन है जो इस योजना में प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत अब जो काम चल रहा है वो सिंचाई से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित और बागवानी, इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और योजना उन लाभकारी कार्यों पर केंद्रित है जो आजीविका को बढ़ावा देते हैं, यानी जिससे मजदूरों को तो रोजगार मिले ही, लेकिन जो संरचनाएं बने उससे बाकी लोगों की भी आजीविका चले, इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मनरेगा की बात करें, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया गया है कि जो प्रवासी श्रमिक, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे श्रमिक अपने गाँव की तरफ लौटे हैं, तो उनको अपने यहाँ ही जीवन यापन करने के लिए मजदूरी मिल सके, काम मिल सके, उसके लिए शुरू किया गया है। बात मनरेगा की करें तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, लेकिन संपूर्ण भारत में इसको 1 अप्रैल 2008 से लागू किया गया था। और इसके अंदर प्रत्येक अकुशल श्रम करने योग्य ग्रामीण व्यक्ति को, ग्रामीण परिवार को 100 दिन का जो है श्रम की गारंटी दी जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 8 जून को विश्व महासागर यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे के रूप में मनाया जाता है। और महासागरों के महत्व को जानने, समझने और महासागरों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, उसके अलावा महासागरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका क्या खतरा है और उसका प्रदूषण नहीं बढ़ना चाहिए, तो इन सब चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय यानी कि थीम थी वो एक सतत महासागर के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन, ये इस बार की थीम रखी गई थी। बात करें इसके मनाने की शुरुआत की तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को मनाने के लिए जो मान्यता प्रदान की थी वो 2008 में की थी, और इस प्रकार 8 जून 2009 को ही पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो इस सूचकांक में भारत का जो है वो 168वां स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो येल विश्वविद्यालय इसके द्वारा एक हर 2 साल में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है, और 2018 के बाद ये 2020 में जारी किया गया और 180 देशों को इसमें शामिल किया गया। इन 180 देशों में भारत 168वीं रैंक में, भारत का स्थान 168वां स्थान भारत का है। 2018 की बात करें तो 2018 में भारत 177वें स्थान पर था, तो इस बार इसकी रैंकिंग थोड़ी सुधरी है। अगर बात करें दक्षिण एशिया की तो अफगानिस्तान को छोड़कर सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो भारत से आगे हैं, यानी उनकी रैंकिंग भारत से अच्छी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट को क्या नाम दिया गया है। तो इस रोबोट का नाम रखा गया है कोरोबॉट, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है और कहां से बनाया गया है, क्या इसकी चीज है। तो महाराष्ट्र का एक जगह ठाणे, ठाणे के एक इंजीनियर हैं, उनके द्वारा एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया गया है और इस रोबोट को नाम दिया गया है कोरोबॉट। और ये रोबोट कोविड-19 के जो रोगी हैं उनको इलाज करने में मदद कर रहा है, अस्पतालों की जरूरतों को से संबंधित है। और ये क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से भोजन, पेय पदार्थ, पानी, दवाइयां इस प्रकार का वितरण का काम ये कर सकता है। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि किसको यूएनएडीएपी इसका जो है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। और ये जो नियुक्त की गई है ये एम नेत्रा नियुक्त की गई है, जिनको तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीच में जो है। क्या किया है इन्होंने, ऐसा स्क्रीन को नियुक्त किया गया है, तो डिटेल देख लीजिए। तो तमिलनाडु के एम नेत्रा, ये तमिलनाडु के रहने वाली है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि यूएनएडीएपी, इसके गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 13 साल की हैं और इन्होंने अपने पिता मोहन के, उसकी पढ़ाई के लिए जो 5 लाख रुपए जमा किए थे उनके पिता ने, उसको गरीबों की मदद के देने में मदद की। उनको कहा कि आप इसको गरीबों के लिए दे दें, जो 5 लाख रुपए की बचत की थी। तो यूएनएडीपी के जो गुडविल एम्बेसडर होते हैं उनको दुनिया भर के नेता, राजनेता, शिक्षाविद, नागरिकों से बात करने का अवसर मिलता है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने BS6 पेट्रोल ईंधन वाले वाहनों के लिए किस
रंग का स्टिकर तय किया है, तो नया कलर कोड तय किया गया है। अलग अलग ईंधन वाले वाहनों के लिए अलग अलग रंग का स्टिकर, तो ये जो स्टिकर है वो नारंगी रंग का होगा, यानी कि ऑरेंज कलर का। डी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी जिसके मंत्री हैं, इसने BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग कलर बैंड जारी किए हैं। अब क्या किया गया है कि BS6 वाहनों के लिए मौजूदा जो स्टिकर है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक हरी पट्टी लगाना अनिवार्य होगी, यानी कि नंबर प्लेट में ऊपर की तरफ एक हरी पट्टी लगी होगी जो करीब 1 सेंटीमीटर चौड़ी होगी। और स्टिकर में BS6 वाहनों के पंजीकरण, उसके ईंधन प्रकार का विवरण होना चाहिए। पेट्रोल ईंधन वाहनों का जो स्टिकर होगा उसमें नारंगी रंग का होगा, और डीजल ईंधन वाहनों का जो स्टिकर होगा वो नीले रंग का होना चाहिए। ये नया चेंज किया गया है। अब ये BS6 क्या है, यानी कि भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक इनको कहा जाता है। इनको भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और यूरोपीय रेगुलेशन के आधार पर है। जैसे यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 है, उसी प्रकार से भारत स्टेज के नाम से इनको शुरू किया गया था। भारत 1 जो आया था पहली बार 2000 में आया था, और अब भारत 6, याद रखिएगा, भारत 4, BS स्टेज 4 अभी चल रहे थे, 4 के बाद 5 को हमने स्किप किया और सीधे 6 पर पहुंच गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पहले 4 था, अब 6 आ गया, बीच में हमने 5 को स्किप करके सीधे 6 पर पहुंच गया है। तो ये पर्यावरण के लिए थोड़ा सा अनुकूल होते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की, कि स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त की गई हैं मोनिका मोहता, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मोनिका कपिल मोहता, इनको नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में। याद रखिएगा यहाँ पर एम्बेसडर शब्द यानी कि राजदूत आया है, न कि उच्चायुक्त। उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किए जाते हैं, तो जो कॉमनवेल्थ के सदस्य देश होते हैं वहां पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रही हैं, और स्वीडन में जो वर्तमान में राजदूत हैं वो CB जॉर्ज की ये जगह लेंगी। तो स्वीडन में थी, स्वीडन से आप पहुंचेंगे कहां पर, स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में कौन थे, तो CB जॉर्ज थे। और CB जॉर्ज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में कि इनको कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात स्विट्जरलैंड की करते हैं। यहाँ की राजधानी बर्न है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमारुगा है, और मुद्रा यहाँ की स्विस फ्रैंक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है वो 8वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ भारत और डेनमार्क के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है, तो इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर, यानी दोनों का लाभ हो, बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित किया जाए। और इस समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन, तो इस प्रकार के जो बिजली से संबंधित क्षेत्र हैं उन पर सहयोग के लिए बात की गई है। बात हम डेनमार्क की करें, यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है, प्रधानमंत्री यहाँ की मैट फ्रेडरिक्सन है, और मुद्रा यहाँ की डेनिस क्रोन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने नवा है कि हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है, और ये है न्यूजीलैंड, जिसने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है, और ये घोषणा तब की गई जब कोरोना वायरस की निगरानी में रखा गया अंतिम संक्रमित व्यक्ति वहां से ठीक हो गया और आइसोलेशन से बाहर आ गया। उसके बाद जो न्यूजीलैंड है वो पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है। अब वहां पर लॉकडाउन हटा दिया गया है, और उसके बाद अब सार्वजनिक तौर पर निजी इवेंट के साथ खुदरा, यानी कि जो रिटेल मार्केट होता है, हॉस्पिटलिटी उद्योग यानी कि जो होटल्स वगैरह होते हैं, और सभी सार्वजनिक परिवहन बिना सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के फिर से शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है कि किस राज्य सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो ये स्पंदन अभियान शुरू किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा पुलिस के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और जो भ्रातघात होता है उसकी घटनाओं को कम करने के लिए, कुल मिलाकर उनकी जो टेंशन है या जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक हर शुक्रवार को अपने जिले में परेड करेंगे, और उसके बाद वहां के कर्मियों की शिकायत का समाधान भी करेंगे। यह अभियान सभी जिला मुख्यालयों पर होगा, और पुलिस कर्मियों के लिए योग की कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि जितना से ज्यादा उनको स्ट्रेस फ्री रखा जा सके रखा जाए।
आगे बढ़ेंगे, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थित है। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना था। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश सिंह बघेल मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क यहाँ पर है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ मध्य प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना इसकी शुरुआत की है, और इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम, अभी शुरू की गई है। इसके साथ साथ जो शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना है, इसको मिलाकर राज्य के जो शहरी व्यवसायी हैं उनको लाभान्वित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, और इसके तहत जो छोटे व्यापारी हैं, विक्रेता हैं, उनको 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। भोपाल राजधानी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और लालजी टंडन राज्यपाल हैं। 29 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की 230 सीट हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा। प्रमुख बांधों की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 12वें प्रश्न की बात करेंगे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बनाई गई है गैरसैंण, ये आपको याद रखना है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। तो डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो चमोली जिले है, चमोली जिले में है गैरसैंण, और गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है कि यह यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। मार्च 2020 में जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, ये आपको याद रखना है। और गैरसैंण चमोली जिले में है, एक तहसील है, और यहाँ पर जो है अस्थायी राजधानी जो देहरादून है उससे करीब 270 किलोमीटर दूर है। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये उत्तराखंड है, उधर चाइना के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, इधर नेपाल के साथ में इसकी सीमा लगी हुई है। देहरादून राजधानी है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। 5 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें और 71 विधानसभा की सीट्स हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है वो यहीं पर है। नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क स्थित है। टिहरी बांध सबसे इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 13वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी इसको राज्य गान का दर्जा दिया है, और इसको राज्य गान का दर्जा दिया गया है उड़ीसा के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे उत्कल जननी इसको उड़ीसा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, और इस गान को या एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा इनके द्वारा लिखा गया था, और ये गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक जो वहाँ की सुंदरता है उसका वर्णन करता है। बात करेंगे उड़ीसा की, तो मैप में देख लीजिए, ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर राजधानी है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाला नेशनल पार्क है और गहरमाथा कछुआ अभ्यारण्य है। यहाँ के प्रमुख बांधों की बात करें तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, और इंद्रवती बांध जो कि इंद्रवती नदी पर बना है। 14वें प्रश्न की बात करेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, और ये बने हैं जावेद अख्तर, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक है जावेद अख्तर, और 2020 के जो प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो तर्क संगत विचार रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का काम करते हैं, मानव विकास और मानवीय मूल्यों में को अहमियत देते हैं, और ये इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 2003 से यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता, तर्क संगतता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। आगे बढ़ेंगे, 15वें प्रश्न की बात करेंगे कि IIFL फाइनेंस ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये बनाया गया है रोहित शर्मा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी
इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड यानी कि IIFL, इसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है। और कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपना एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है सीधी बात, के तहत रोहित शर्मा के साथ सीधी बात, राइट। और शीर्षक है एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है इसमें। ये जो संदेश है वो कोविड-19 प्रकोप को निपटाने के लिए, उससे निपटने के लिए, लॉकडाउन का पालन करने के लिए, सुरक्षा के जो दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं उनको पालन करने के लिए लोगों को सलाह देता है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।